दोस्तों हमारे आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जून 2012। आज हम जून 2012 के पेपर को डिटेल में अच्छी तरह से समझ लेंगे। हर एक क्वेश्चन को ब्रीफ जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमें एनटीए क्या पूछता है ये समझ में आ सके। देखिए, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि एनटीए साल में लगभग 2 बार ये पेपर कंडक्ट करता है, तकरीबन जून और दिसंबर में। और आज हम जून 2012 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं 2012 के पीछे के पेपर सेट को नहीं डिस्कस कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि उसके पहले जो क्वेश्चन थे वो थियोरेटिकल क्वेश्चन थे। एनटीए ने जिस तरह से नई सिलेबस को लाया है उस तरह से यहाँ पर एमसीक्यू है और 2012 से एमसीक्यू चल रहे हैं और उसी वजह से हमें एमसीक्यू को फॉलो करना है। और उसी की वजह से मैं 2012 जून से स्टार्ट करूँगी और आज से हम अब तक मतलब 2021 तक सारे क्वेश्चन पेपर को डिटेल में समझ लेंगे। मैंने इससे पहले बताया था कि पेपर जब भी आप देने जाओगे वहाँ पर आपको 2 लैंग्वेज मिलेगी, एक हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर मैं इंग्लिश में बता रही हूँ लेकिन हिंदी में उसका अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी जिस वजह से कि आपको ये डिटेल में समझ आ सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन है विजुअल वन वे, मतलब दृश्य एक तरफा, जैसे कि हम एक तरफा से उसे देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा ऑडियो विजुअल वन वे, मतलब दृश्य श्रव्य एक तरफा, मतलब देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं लेकिन एक तरफा। थर्ड ऑप्शन है हमारा ऑडियो विजुअल टू वे, हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और दोनों तरफ से। और हमारा लास्ट ऑप्शन है विजुअल टू वे, दृश्य दो तरफा, मतलब दोनों की ओर से हम देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी एज लाइक एज वीडियो कॉल, वीडियो कॉल में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑडियो विजुअल टू वे, क्योंकि हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एमसी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन इज लॉक्ड एट। एमसी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे लखनऊ, भोपाल, चेन्नई और मुंबई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भोपाल। ऑल इंडिया रेडियो फॉर ब्रॉडकास्टिंग वॉज नेम्ड इन द ईयर। आकाशवाणी किस वर्ष में प्रसारित की गई थी? और इसका सही आंसर है बी, ऑल इंडिया रेडियो को नाम दिया गया 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया फॉर ब्रॉडकास्टिंग टीवी प्रोग्राम्स विच सिस्टम इज़ फॉलोड। यानी कि भारत में टेलीविज़न कार्यक्रमों को प्रसारण के लिए किस पद्धति को अपनाया जाता है? ऑप्शन है NTCS, ऑप्शन बी है पाल, ऑप्शन सी है NTSE, ऑप्शन डी है स्कैम। इसका मैं एब्रीवेशन बता दूं दोस्तों, NTSE यानी नेशनल टेलीविज़न स्टैंडर्ड कमिटी, PAL पाल यानी फेस अल्टरनेटिंग लाइन। देखिए, ये यूज़ होता है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और आशिया, इन सभी देशों की ओर में टेलीविज़न प्रोग्राम में इसे इंक्लूड किया जाता है और उसी की वजह से हमारा ये आंसर बिल्कुल भी एक्यूरेट है। फिर भी मैं अगले संक्षिप्त को बता देती हूँ। स्केम यानी कलर टेलीविज़न सिस्टम, जिसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था फ्रांस में। और NTSE यानी नॉर्थ टोरंटो क्रिश्चियन स्कूल। ऑप्शन लास्ट NTSE तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि समझने वाली बात है यहाँ पर आशिया भी आ रहा है, तो आशियन में हमारा इंडिया तो आ ही जाता है। हमारे इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग टीवी प्रोग्राम में पाल नाम की सिस्टम फॉलो की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म DAVP स्टैंड फॉर। DAVP का पूर्ण रूप क्या है? हमें इसका एब्रीवेशन बताना है और इसका सही एब्रीवेशन है ऑप्शन डी, डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। देखिए फ्रेंड्स, DAVP ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एड्स की और इसे एड में यूज़ किया जाता है। एड यानी एडवर्टाइजमेंट। द टर्म TRP इज़ एसोसिएटेड विथ TV शोज स्टैंड फॉर। TRP पद जो TV शोज से संबंधित है, उसका सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है टोटल रेटिंग पॉइंट, ऑप्शन बी टाइम रेटिंग पॉइंट, ऑप्शन सी थेमेटिक रेटिंग पॉइंट और लास्ट ऑप्शन है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। और इसका सही आंसर है डी, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस? 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 एंड ब्लैंक पेस। हमें इस ब्लैंक पेस में नंबर को ऐड करना है और हमें इसमें से ढूंढना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर ऑप्शन है A 60, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन 3 72, ऑप्शन डी 70।
देखिए दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो 2 और 6 पे गैप है 4 का, 6 और 12 में गैप है 6 का, 12 और 20 में गैप है 8 का, 12 और 30 में गैप है 10 का, 30 और 42 में गैप है 12 का, 42 और 56 में गैप है 14 का। अगर आप इस सीक्वेंस को अच्छी तरह से देख लेंगे तो ये सारी सम संख्याएं हैं और इसके आगे की सम संख्या है 16, और उसी वजह से हमने 56 में अगर इसी तरह से 16 ऐड किए तो हमें मिल जाते हैं 72, और इसी वजह से हमें आंसर मिल जाता है सी 72। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट लेटर फॉर द सीरीज YVSP। ऑप्शन N M O L। इसे एक बार गौर से देखना, ये उल्टी ABCD है, आप लिख कर देख लेना। यहाँ पर मैं ऐसे ही बता देती हूँ। हम काउंट करते हैं यम से, उल्टी ABCD MNOP, NO के बाद P आया, उसके बाद QR, R के बाद S आया, ST के बाद V आया। देखिए 2-2 का गैप हो रहा है, WX, और उसके बाद हमें Y मिल रहा है। तो उसी वजह से हमें P के आगे 2 वर्ड्स को छोड़कर जो आगे का वर्ड है उसे डालना होगा। P के बाद O और N के बाद आता है M, और उसी वजह से हमारा आंसर है BM। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव दैट इन अ कोड लैंग्वेज 645 मीन्स डे इन वार्म, 42 मीन्स वार्म स्प्रिंग एंड 634 मीन्स स्प्रिंग इज सनी रिप्रेजेंट्स सनी। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कूट भाषा में ये प्रदत्त है कि 645 का अर्थ है गर्म दिन है, 42 का अर्थ है गर्म वसंत है, और 634 का अर्थ है वसंत धूपमयी है। निम्नलिखित में से कौन सा अंक धूपमयी को प्रदर्शित करता है? तो हमें धूपमयी ये वर्ड किसके लिए उच्चारण किया गया है ये बताना है। तो चलिए जान लेते हैं। 645 का अर्थ है गर्म दिन है, यानी 6 का अर्थ है गर्म, 4 का अर्थ है दिन और 5 का अर्थ है। 42 इसका अर्थ है 4 का गर्म और 2 का है वसंत, और लास्ट वन इज 634, इसी में हमारा आंसर होगा क्योंकि धूपमयी इसी में है। तो इस वजह से 6 का है वसंत और 3 का धूपमयी और 4 का है। तो उस वजह से यहाँ पर धूपमयी 3 को यूज़ किया गया है और उसी वजह से हमारा आंसर है A3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑथर ऑफ गोदान, बुक्स इन माई लाइब्रेरी, ब्लू थिंग्स एंड स्टूडेंट हु वर्क हार्ड। यानी निम्न वर्गीकरण का आधार भारत के प्रथम राष्ट्रपति, गोदान के लेखक, मेरी ग्रंथालय में किताबें, नीली चीज़ें और विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने इस वर्गीकरण का आधार पूछा है और इसके ऑप्शन है कॉमन नेम, प्रॉपर नेम, डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस, इंडिफाइनाइट डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन ए सर्वसाधारण नाम, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक नाम, ऑप्शन सी वर्णनात्मक संक्षिप्त वाक्य, और ऑप्शन डी है अनिश्चित वर्णन। देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इसमें कोई ना कोई नाम ज़रूर है और क्या नाम है ये हमें पता नहीं है, उसी वजह से यहाँ पर आएगा कॉमन नेम। और दूसरा है गोदान के लेखक, गोदान के लेखक प्रेमचंद है और उसी वजह से यहाँ पर प्रॉपर नाउन आएगा। अगला वर्गीकरण है मेरे ग्रंथालय में किताबें। यहाँ पर पर्टिकुलर एक ग्रंथ के बारे में नहीं बताया है, उसके राइटर भी अलग अलग हो सकते हैं और न जाने ग्रंथालय में कितनी किताबें होंगी, और उसी वजह से ये आता है अनिश्चित वर्णन में, यानी कि इनडिफाइनाइटेड डिस्क्रिप्शन में। हमें सही से इसका आंसर नहीं पता उस वजह से। और आखिरी है नीली चीज़ें। अब नीली चीज़ें किसी भी तरह की हो सकती है, नीली चीज़ें चाहे चादर हो सकती है या फिर कोई ब्लैक बोर्ड हो सकता है या फिर कोई पेंसिल हो सकती है या फिर कुछ भी। तो इसका भी आंसर डी ही होगा, अनिश्चित वर्णन। और सबसे आखिरी है कि विद्यार्थी जो कड़ी मेहनत करते हैं। अब विद्यार्थी कितने हैं, कौन से हैं, हमें पता नहीं, और उसी वजह से विद्यार्थी ये एक कॉमन नाउन है और उसी वजह से ये आएगा ए सर्वनाम में। तो यहाँ पर लगभग 3 ऑप्शन हमें मिल चुके हैं। सर्वनाम भी मिल चुका है जो कि विद्यार्थी जो कड़ी मेहनत करता है इसमें आता है। दूसरा है व्यक्तिवाचक नाम, गोदान के लेखक इसमें आ जाता है जो कि प्रेमचंद है। और सबसे लास्ट ऑप्शन अनिश्चित वर्णन, वो देखा है हमने मेरे ग्रंथालय में किताबें। तो उस वजह से हमें तीनों ऑप्शन यहाँ पर मिल चुके हैं। रह गया सिर्फ एक वर्णनात्मक संक्षिप्त वाक्य यानी डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस, और उसी वजह से यहाँ पर हमारा सही आंसर आ जाता है सी, क्योंकि ये उन चारों में से भी अलग आता है और उसी वजह से ऑप्शन सी हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है इन द एक्सप्रेशन नथिंग इज लार्जर दैन इटसेल्फ द रिलेशन इज लार्जर दैन इज। कोई चीज़ अपने से बड़ी नहीं होती, इस अभिव्यक्ति में अपने से बड़ी है यह संबंध क्या है? ऑप्शन है एंटीसिमेट्रिक यानी सम्मित विरोधी, ऑप्शन बी है एसिमेट्रिकल यानी असिमितीय, इंट्रासिटिव यानी अकर्मक, और लास्ट है
इरेफ्लेक्सिव यानी अनिजवाचक। इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, अनिजवाचक। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं ए और आर। सबसे एसेरेशन ए को पढ़ेंगे। देर आर मोर लॉज ऑन द बुक टुडे दैन एवर बिफोर एंड मोर क्राइम्स बीइंग कमिटेड दैन एवर बिफोर। कथन ए ये है कि पहले की तुलना में आजकल की कानूनी किताबों में कहीं अधिक कानून है, मतलब पहले जितने कानून थे उससे कई ज़्यादा अब फिलहाल है, और पहले की तुलना में कहीं अधिक अपराध होते हैं। सच है, पहले तो आर्टिकल नहीं रहते थे, लेकिन अब आर्टिकल ज़्यादा है फिर भी अपराध होते हैं। ये हो गया पहला। अब इसका रीज़न देखते हैं, आर। बिकॉज टू रिड्यूस क्राइम वी मस्ट एलिमिनेट द लॉज। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम बिलो। कथन आर क्या है, उसका रीज़न ये है कि क्योंकि अपराध कम करने के लिए हमें कानूनों को समाप्त करना होगा। अगर आपको अपराध कम करना होगा तो कानून को समाप्त करना, ये कोई सही बात तो बिल्कुल भी नहीं है। उसी वजह से यहाँ पर हमें झट से आंसर भी मिल जाता है। आंसर है ए इज़ ट्रू, आर इज़ डाउटफुल, आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही बात है, इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, रीज़न यहाँ पर गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ द प्रीपोजिशन all men are not mortal is true, then which of the following inference is correct? Choose from the code given below. यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि कथन ये होगा कि सभी लोग नाशवंत हैं, ये सच है, तो निम्नलिखित अनुमानों में से कौन सा अनुमान सही है? निम्नलिखित कोड से हमें ये चयन करना है, हमें इसका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है ऑल मेन आर मॉर्टल इज ट्रू, सम मेन आर मॉर्टल इज फॉल्स। अगला ऑप्शन है नो मैन आर मॉर्टल इज डाउटफुल, और आखिरी ऑप्शन है ऑल मेन आर मॉर्टल इज फॉल्स। सभी लोग नाशवंत हैं, ये सच है। कुछ लोग नाशवंत हैं, यह गलत है। कोई आदमी नाशवंत नहीं है, यह शंकास्पद है। और सबसे आखिरी, सभी लोग नाशवंत हैं, ये गलत है। इसका सही से अगर मैं ट्रिक बताऊं कि जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वो इसमें आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन में ये है कि सभी लोग नाशवंत हैं, ये सच है, और ये हमारा ऑप्शन है सबसे पहला। तो रियली पहला कट करेंगे, 2, 3, 4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3 और 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन। एबॉर्शन मीन्स द रूथलेस मर्डरिंग ऑफ इनोसेंट बीइंग्स। ऑप्शन है लेक्सिकल, ऑप्शन बी परस्यूसिव, ऑप्शन सी स्टिपुलेटिव, ऑप्शन डी थियोरटिकल। निम्नलिखित परिभाषा की प्रकृति निर्धारित कीजिए। भ्रूण हत्या का अर्थ है निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या। ऑप्शन है पद संबंधी, ऑप्शन बी विश्वासोत्पादक, ऑप्शन सी स्वनिर्दिष्ट, और ऑप्शन डी है सैद्धांतिक। देखिए लेक्सिकल में आती है डिक्शनरी में दी गई हुई व्याख्याएं। अगला है परस्यूसिव। देखिए ये एक सिचुएशन को डेडिकेट करती है, स्पेसिफिक सिचुएशन को ये इंडिकेट करती है जिस वजह से कि हमें किसी घटना के बारे में बताया जाता है। और अगला है स्टिपुलेटिव। जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स या फिर कोई हमें कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ अगर हमें प्रोवाइड करनी है तब हम इसे यूज़ करते हैं। और सबसे आखिरी है थियोरटिकल, जिसमें हम थियोरटिकल कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं या फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। वॉट एवर दे आर करेक्ट और नॉट विल डिपेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी परसुएसिव, क्योंकि ये एक सिचुएशन है, भ्रूण हत्या एक स्पेसिफिक सिचुएशन को इंडिकेट करती है, और उसी वजह से हमारा आंसर बी होगा यहाँ पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट। निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सी युक्ति नहीं है? ऑप्शन ए, देवदत्त डज नॉट ईट इन द डे सो ही मस्ट बी ईटिंग एट नाइट। देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता और इसी वजह से वह रात में भोजन करता है। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि वो दिन में भोजन नहीं करता है तो वो रात में भोजन ज़रूर करेगा। सेकेंड ऑप्शन है, इफ़ देवदत्त इज़ ग्रोविंग फैट एंड इफ़ ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे ही विल बी ईटिंग एट नाइट। यदि देवदत्त मोटा है और यदि वह दिन भर भोजन नहीं करता है, वह रात में भोजन करेगा। अब देखिए, वो दिन में नहीं करता तो वह रात में ज़रूर करेगा। यहाँ पर मोटा है पतला है इससे कोई भी मतलब नहीं है। एक आदमी है, उसे खाने को लगेगा ही। अगला ऑप्शन है, देवदत्त ईट्स इन द डे सो ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे। देवदत्त रात में भोजन करता है इसलिए वह दिन में भी भोजन नहीं करता। ये भी एक आर्गुमेंट ही है। हमारा लास्ट ऑप्शन है, सिंस देवदत्त डज नॉट ईट इन द डे ही मस्ट बी ईटिंग इन द नाइट। क्योंकि देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है तो वह रात में भोजन करता होगा। ये भी एक आर्गुमेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति आर्गुमेंट नहीं है। ऑप्शन बी
इसका करेक्ट आंसर है। बाकी के सारे ऑप्शन आर्गूमेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेन डायग्राम इज़ काइंड ऑफ डायग्राम टू। जो एक वेन डायग्राम होती है वो किस प्रकार से होती है? इसका ऑप्शन है, रिप्रेजेंट एंड एक्सेस द वैलिडिटी ऑफ एलिमेंटरी इन्फ्रेंसेस ऑफ सिलोजिस्टिक फ्रॉम। मतलब संभाव्य संबंधी न्यायिक आकार के प्राथमिक अनुमानों की वैधता का प्रतिनिधित्व और मूल्यांकन करना। बिल्कुल भी सही ऑप्शन है। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग बाय एनालॉजी लीड टू। साम्यानुमान से तर्क करने से ऑप्शन ए सर्टेनिटी निश्चितता प्राप्त होती है, ऑप्शन बी डेफिनाइट कंक्लूजन सुस्पष्ट निष्कर्ष निकलता है, और ऑप्शन सी प्रिडिक्टिव कंजक्चर भविष्य सूचक अनुमान लग सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? चूज फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, हमें इसे चुनना है। ऑप्शन है, इंडक्टिव आर्गुमेंट्स ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम द पर्टिकुलर टू द जनरल। आगमनात्मक युक्तियाँ सदैव विशेष से सामान्य की ओर जाती है। अगला ऑप्शन है, अ कॉन्क्रीट आर्गुमेंट मस्ट बी इंडक्टिवली स्ट्रांग। युक्त युक्ति आगमनात्मक दृष्टि से मजबूत होती है। अगला ऑप्शन है, अ वैलिड आर्गुमेंट मे हैव अ फॉल्स परमाइज एंड अ फॉल्स कंक्लूजन। वैध युक्ति का गलत पूर्वावयव और गलत निष्कर्ष हो सकता है। जी हाँ, अगर युक्ति गलत है तो उसका पूर्वावयव भी गलत हो सकता है, ये निष्कर्ष सही है। और हमारा सबसे आखिरी ऑप्शन है, एन आर्गुमेंट में लेजिटिमेटली बी स्पोकन ऑफ एज ट्रू और फॉल्स। यानी युक्ति को उचित रूप से सच या गलत कह सकते हैं। अब इसमें से हमें असत्य कथन कौन सा है ये बताना है। देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन हमने देखा था कि आगमनात्मक युक्तियाँ सदैव विशेष से सामान्य की ओर जाती है, ये एकदम सही है। और 3 नंबर्स, वैध युक्ति का गलत पूर्वावय और गलत निष्कर्ष हो सकते हैं, ये भी सही है। रह गया हमारा, युक्त युक्ति आगमनात्मक दृष्टि से मजबूत होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो मजबूत ही हो। युक्त युक्तियाँ आगमनात्मक दृष्टि से मजबूत होगी या फिर नहीं, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और आखिरी ऑप्शन है हमारा, युक्ति को उचित रूप से सच या गलत कह सकते हैं। अब ये युक्ति पर डिपेंड करता है वो सच है या नहीं, और उसी वजह से यहाँ पर हमें असत्य 2 वाक्य मिलते हैं, 2 और 4, और उसी वजह से हमारा यहाँ पर आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पर्सन ए बी सी डी ई और एफ आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल। ये 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ, और ये बैठे हैं एक सर्कल में। देखिए, एफ और सी के बीच में बैठा है बी, और ए इज़ बिटवीन ई एंड डी, और यहाँ पर ई और डी के बीच में है ए, और आगे बताया गया है कि एफ इज़ टू द लेफ्ट ऑफ डी। जो एफ है वो डी के बाएं है। हु इज़ द बिटवीन ए और एफ, हमें ए और एफ के बीच में कौन है ये ढूंढना है। तो चलिए एक सर्कल बना लेते हैं, और इस सर्कल में सबसे पहले सभी 6 व्यक्तियों के मैं नाम लिख लेती हूँ, जिनके नाम है ए बी सी डी ई एफ। इनके बीच में मैं रख देती हूँ, जैसे बताया गया है, एफ और सी के बीच में डाल देती हूँ बी, ई और डी के बीच में डाल देती हूँ ए, एफ डी के बाई तरफ डाल देती हूँ, और अब रह गया ए और एफ के बीच में कौन आता है। तो देख ही रहा है, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और एफ के बीच में आएगा डी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट अ कस्टमर रिड्यूस द कंज्यूप्शन सो दैट द अर्लियर बिल ऑन द पेट्रोल डज नॉट अल्टर। पेट्रोल की कीमत में अगर 25% से वृद्धि होती है तो ग्राहक को अपना उपभोग किस प्रतिशत में कम करना चाहिए, जिससे कि पेट्रोल का पहला बिल ना बदले। मीनिंग ये है कि पेट्रोल की कीमत 25% से वृद्धि होती है, 25% उसकी कीमत बढ़ चुकी है। इसका मतलब हमें आंसर में ये निकालना है कि 25% अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, फिर भी उनका पहला जो बिल है, जो कि 25% बढ़ने से पहले था, उनका वो बिल कैसे आए, वही हमें यहाँ पर निकालना है। एकदम ईजी स्टेप से स्टार्ट करती हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ का आता है 1000 ml। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि 1 रुपये में कितना पेट्रोल मिलेगा। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ 1000 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर 1 रुपये में मिलता है 10 ml। ओके, तो अब हमें 125% में कितना पेट्रोल आता है ये देखना है। तो यहाँ पर हम करेंगे 1000 डिवाइड इंटू 125%। ओके, तो इसका आंसर मिलता है हमें 8। हमने देखा था कि 1 रुपये में आता है 10 ml,
तो अगर 1 रुपये में 10 ml आएगा तो जैसे 10 रुपीज़ में 100 ml आता है, तो वैसे ही 10 रुपीज़ में 80% आ जाएगा। ये 100 रुपीज़ का कितना आएगा, 800 ml, क्योंकि वो 25% अभी बढ़ चुका है ना, वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया है और उसी वजह से यहाँ पर माइनस में आ जाता है 200। अब अगली स्टेप ये है कि अब हमें कितना प्रतिशत घटाना पड़ेगा, 200 ml घटाना होगा, तो उस वजह से 200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड इंटू 1000 रुपीज़। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 20%, और उसी वजह से हमें हमारा आंसर मिल जाता है ऑप्शन ए 20%। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ राम नोज दैट y इज़ एन इंटीगर ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 7 एंड हरी नोज दैट y इज़ एन इंटीगर ग्रेटर दैन 5 एंड लेस दैन 10, देन दे मे करेक्टली इंक्लूड दैट। इसका मतलब यदि राम जानता है कि y 2 से बड़ा है और 7 से कम है, मतलब 2 से 7 के बीच में कोई संख्या होगी, और हरी जानता है कि y 5 से बड़ा और 10 से कम पूर्णांक है, मतलब 5 और 10 से बीच की संख्या, तो वह ठीक ठीक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, y2 और y7 इसके बीच में आती है 3, 4, 5 और 6। ओके, ये 4 संख्या, और y5 और 10 में आती है 6, 7, 8 और 9। तो इस वजह से हमें यहाँ पर दोनों भी आंसर में 6 मिल चुका है, और इसी वजह से हमारा आंसर होगा ए, राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 पाइप्स कैन फिल अ रिवेंज। हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 पाइप्स कैन फिल अ रिजर्वायर इन 15, 20, 30, 60 आवर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब एक कुंड को 4 पाइप से जोड़ा गया है और उनमें 15, 20, 30 और 60 घंटों में क्रमशः भर सकते हैं। मतलब ये पाइप है 4, एक पाइप है जो 15 घंटे में उस टंकी को भर सकता है, दूसरा पाइप है जो 20 घंटे में, तीसरा पाइप 30 घंटे में और चौथा पाइप 60 घंटे में। द फर्स्ट वन वॉज ओपन एट 6 AM, सुबह 7 बजे पहले पाइप को खोला गया था उस टंकी में, मतलब उसे ऑन किया, उसे शुरू किया। और सेकंड पाइप 7 बजे खोला, मतलब उसके ठीक 1 घंटे के बाद। और जो थर्ड पाइप है उसे 8 AM यानी उसके अगले 1 घंटे में, और 4 पाइप 9 बजे उसके अगले 1 घंटे में। तो यहाँ पर अब वो पूछते हैं कि व्हेन विल द रिजर्वायर बी फिल्ड। तो अब उन्होंने पूछा है कि वो कुंड कब भरेगा। यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल लेंगे इसका एलसीएम, और इसका एलसीएम निकलता है 60%। इसका मतलब इस पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 60 यूनिट। अब 60 यूनिट इसे अगर कंप्लीट करना है तो ए को अगर 15 आवर्स लगते हैं तो उसे और 4 यूनिट लगेंगे, जिस वजह से कि वो उस कैपेसिटी को कंप्लीट कर सकता है। वैसे ही बी को लगेंगे 3 यूनिट्स, 30 को लगेंगे 2 यूनिट्स, और डी को यानी 60 को लगेगा 1 यूनिट, जिस वजह से कि वो उनकी कैपेसिटी को फुलफिल करने में कामयाब हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेंगे कि ए और बी, अब 6 और 7 AM में देखिए 4 यूनिट बढ़ चुके हैं। अब हम अगला स्टेप देखेंगे बी और सी में, मतलब 7 और 8 बजे के दरमियान कौन कौन से पाइप शुरू है। ए तो पहले से ही शुरू था और उसमें ऐड हो चुका है बी। अब बी का क्या है, 3 यूनिट्स है, तो उस वजह से ये पहले 4 और उसमें प्लस हो जाएंगे ये 3। और अब अगला स्टेप है सी और डी का। अब देखिए यहाँ पर ए पहले से ही शुरू था, बी पहले से ही शुरू था, उस वजह से ए का 4 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस बी का 3 आ जाएगा और सी का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये निकल जाएगा कि टंकी कितनी % अब भर चुकी है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमें 20% मिल जाता है। इसका मतलब पाइप सभी शुरू होते 6 बजे, इसका मतलब 6 बजे से 9 बजे तक इन सभी पाइप्स ने मिलकर कितनी टैंक फुलफिल की है, 20%। अभी फ़िलहाल हमें कितनी टैंक और भरनी बाकी है, 40%। ओके, इतना तो क्लियर है। 9 बजे तक 20% ही काम पूरा हो चुका है, अभी 40% बाकी है। अब देखिए ये जो टंकी 40% खाली है, इसको फुलफिल करने का काम ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है और डी का भी है। ओके, अब हमने इससे पहले देखा था कि ए को 4 यूनिट्स लगेंगे, और बी को 3 यूनिट्स, सी को 2 यूनिट्स और डी को 1 यूनिट। उस वजह से ये 10 यूनिट्स हो जाते हैं। मतलब एक आवर में 10 यूनिट्स सब ने अगर मिलकर पाइप को ऑन किया है तो एक आवर में इनको 10 यूनिट्स लग रहे हैं। 40 डिवाइड इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पर 4 आवर्स और लगेंगे। अब 9 बजे तक तो इतना काम हो चुका था 20% का। अब 40 को डालना है तो 4 आवर्स इसमें ऐड कर देंगे। सिंपली 9, 10, 11, 12 और 1। देखिए 1 PM को मतलब 60 यूनिट ये फुलफिल हो सकती है, और उसी वजह से हमें हमारा आंसर मिल जाता है। हमारा आंसर है बी, 1 PM। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है पाई चार्ट में और इस पर डिपेंडेड कुछ क्वेश्चन है। पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन अ कंट्री इज 97 गीगावाट। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्स इज इंडिकेटेड इन परसेंटेज टर्म्स इन द पाई चार्ट गिवन बिलो। एक देश में
कुल विद्युत उत्पादन 97 गीगावाट है। विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का योगदान प्रतिशत रूप में नीचे दिए गए पाई चार्ट के इंगित किया गया है। इसका मतलब 97 गीगावाट में विद्युत यहाँ पर उत्पादित होती है और ये किस तरह से डिवाइडेड है ये हमें इस पाई चार्ट में बताया गया है। 70% सबसे ज़्यादा फोसियल फ्यूल्स है यानी जीवाश्म ईंधन, 3% न्यूक्लियर पावर है, 7% वाइंड एंड सोलर एनर्जी है और 20% हाइड्रो पावर है। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाइंड एंड सोलर पावर इन एब्सोल्यूट टर्म इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन? विद्युत उत्पादन में वायु एवं सौर शक्ति का योगदान सुनिश्चित रूप से क्या है? अब देखिए यहाँ पर हमें कंट्रीब्यूशन बताना है वाइंड एंड सोलर पावर का। अगर हम पाई चार्ट में देखेंगे वाइंड एंड सोलर एनर्जी का 7% है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर 97% का 7% निकालना है। 97 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड इंटू 10, तो यहाँ पर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 6.79। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन एब्सोल्यूट टर्म इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन? विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान सुनिश्चित रूप से क्या है? रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय कौन कौन से ऊर्जा स्रोत यहाँ पर मौजूद है? अब देखिए जीवाश्म ईंधन यानी कि फोसियल फ्यूल्स जो 70% है ये कभी रिन्यूएबल नहीं हो सकता। इसे हम किसी भी तरह से न्यू बना नहीं सकते और उसी वजह से हम यहाँ पर इन तीनों को भी प्लस कर लेते हैं, जिस वजह से कि हमें यहाँ पर और जितना परसेंट इसका निकल जाएगा उतना परसेंट हमें 97% का निकालना होगा, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 3% न्यूक्लियर पावर, 7% जो कि है वाइंड सोलर एनर्जी और 20% जो कि हाइड्रो पावर है, इन सबको प्लस कर लेंगे और इसका आंसर हमें मिल जाता है 30%। तो देखिए यहाँ पर हम 97 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड इंटू 100। अब देखिए हमें किसी भी प्रतिशत में निकालना होता है तो डिवाइड इंटू हमें 100 ही करना पड़ता है और इसका आंसर आ जाता है 29.1 और हमें यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन मिल जाता है ऑप्शन ए 29.1 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, TCP/IP इज़ नेसेसरी इफ़ वन इज़ टू कनेक्ट टू द फोन। TCP या फिर IP अवश्य है यदि एक को निम्नलिखित में से संबंधित किया जाता है। मतलब हमें TCP ये किससे संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन है फ़ोन लाइन, ऑप्शन बी LAN लैन, ऑप्शन सी इंटरनेट, ऑप्शन डी अ सर्वर। देखिए यहाँ पर मैं इसका एब्रीवेशन बता देती हूँ। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसे स्टैंडर्ड इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और इसी वजह से हमें यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाता है ऑप्शन सी इंटरनेट। ये इंटरनेट से रिलेटेड है। हमारा अगला क्वेश्चन है इस कैरेक्टर ऑन द कीवर्ड ऑफ कंप्यूटर हैज़ एन ASCII वैल्यू विच स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर में कीबोर्ड पर प्रत्येक कैरेक्टर का ASCII मूल्यमान होता है जिसका अर्थ होता है, और यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? जो भाषा प्रोग्रामिंग में नहीं यूज़ होती यह हमें बताना है। ऑप्शन है पास्कल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सी जावा और डी C++। अब देखिए पास्कल ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी है और C++ भी है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं होती और उसी वजह से हमारा यही आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी 3 डिजिट डेसिमल नंबर इज इक्वल टू। दशमलव संख्या का संग्रह स्टोर करने के लिए बिट्स द्वयंक की न्यूनतम संख्या किसके बराबर होती है? अब देखिए यहाँ पर डिजिट्स नंबर हमें पूछे गए हैं। अब जबकि सबको पता है डिजिट नंबर कौन से होते हैं 0 से 9 तक, द्वयंक की संख्या का बराबर एक ही है और वो है 10 और इसी वजह से हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी 10। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ टाइप ऑफ इंटरनेट अन्वेषण किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचालक पद्धति, ऑप्शन बी है कंप्लायर, ऑप्शन सी है ब्राउज़र, ऑप्शन डी है IP एड्रेस। अब देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर आएगा तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई वेबसाइट ज़रूर चाहिए, जैसे कि क्रोम है, किसी प्रकार का ब्राउज़र होता है और उसी वजह से यही हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है POP3 and IMAP आर अ ईमेल अकाउंट्स इन विच। देखिए POP3 तथा IMAP ईमेल अकाउंट है जिसमें क्या होता है हमें ये बताना है। 1 ऑटोमेटिकली गेट्स वंस ईमेल एवरी डे, एक है जिसे अपने आप ही प्रतिदिन ईमेल मिलता है। ऑप्शन बी है 1 हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द सर्वर टू रीड और राइट वंस ईमेल, एक है जिसे सर्वर से संबंधित होना पड़ेगा। और ऑप्शन सी है 1 ओनली हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द सर्वर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल,
एक को ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए केवल सर्वर से संबंधित होना पड़ेगा। सच है, ईमेल अगर भेजना या फिर प्राप्त करना होगा तो उसे सर्वर से कनेक्ट होना ही होगा, उसे सर्वर से संबंधित होना ही पड़ेगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इरिटेशन इन आइज इज कॉस्ड बाय द पॉल्यूटेंट। नेत्रों में जलन किस प्रदूषक वस्तु के कारण होती है? ऑप्शन है हमारे सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी पैन, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका सही आंसर है सी पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का स्रोत क्या है, ये हमें बताना है। हमारे यहाँ पर ऑप्शन है टर्मिनल पावर प्लांट, तापीय शक्ति संयंत्र, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल्स, स्वयं चलित वाहन, ऑप्शन सी रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, प्रतिशीत एवं वातानुकूलित। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन से ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बाहर निकलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जिसे हम नया बना नहीं सकते, जो ऑलरेडी है उसे हम रिन्यू नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ हमारे यहाँ पर ऑप्शन है क्लीन एयर, स्वच्छ वायु, ऑप्शन बी है फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मृदा, ऑप्शन सी है हमारा फ्रेश वाटर, ताज़ा जल, और ऑप्शन डी है सॉल्ट, लवण। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में नहीं है, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के वक्त इसे बारीकी से नोट करना, इसी में गड़बड़ हो जाती है फिर। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है। ओके, सॉल्ट ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है। NaCl हम इसे बाय नेचुरली भी बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट यूज्ड एज पॉल्यूशन इंडिकेटर इन वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचल जल में से प्रदूषित संकेत के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हमें पानी गंदा हुआ या फिर नहीं, ये इंडिकेट करने के लिए कौन सी चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए, इसका संकेत हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, कुल विघटित ठोस पदार्थ, ऑप्शन बी कॉलिफॉर्म काउंट, ऑप्शन सी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, विघटित ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी है डेंसिटी यानी घनत्व। और इसका सही आंसर है डी डेंसिटी यानी घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस एंड पी वेव्स आर एसोसिएटेड विथ। एस और पी तरंगे किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन है हमारे फ्लूइड्स यानी बाढ़, ऑप्शन बी वाइंड एनर्जी वायु ऊर्जा, ऑप्शन सी अर्थक्वेक्स यानी भूकंप, ऑप्शन डी है टाइडल एनर्जी यानी ज्वारीय ऊर्जा। एस और पी तरंगे होती है भूकंप की। ओके, इसलिए हमारा आंसर है सी। और ये तरंगे कैसी होती है, देखिए एस तरंगे जो होती है जो ऊपर ऊपर से जाती है, और पी तरंगे बताती है उसकी कितनी डेप्थ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। हमें यहाँ पर 2 सूचियाँ मिली हैं, इसमें से हमें सही आंसर बताना है, सही आंसर का चयन करना है। लिस्ट 1 पढ़ लेंगे, ऑक्सीजन होल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, नेचुरल हैजर्ड यानी प्राकृतिक आपदाएं, और आखिरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, धारणीय विकास। अब यहाँ पर हम लिस्ट 2 को भी पढ़ लेंगे, जिस वजह से कि हमें इसका करेक्शन पता चल जाएगा। ऑप्शन ए है सुनामी UA रेडिएशन, ऑप्शन सी है मीथेन, ये एक गैस होता है मीथेन, ऑप्शन डी है इकोसेंट्रिज्म यानी परिस्थितिकीय केंद्रवाद। अब देखिए ऑप्शन ए ओजोन हो, इसका सही आंसर है UA रेडिएशन। सेकंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, हरित गृह में मीथेन वायु सबसे ज़्यादा आता है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल हैजर्ड। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सुनामी, ये सुनामी से रिलेटेड है। और लास्ट हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आ जाएगा हमारे टी में, और ये है इको सेंट्रिज्म। और ये सभी ऑप्शन मिलते हैं ए में, ऑप्शन ए सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द नंबर ऑफ रीजनल ऑफिस ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTC के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या 4 है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज कंसिडर्ड हार्ट एंड साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर BR आम्बेडकर। डॉक्टर BR आम्बेडकर ने निम्न अधिकारों में से किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ऑप्शन है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट्स ऑफ इक्वालिटी समानता का आधार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का आधार, और हमारा आखिरी ऑप्शन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशंस रिमेंडियस। और ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियस। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन द इंडिया।
निम्नलिखित में से किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन एंड द लास्ट वन इज सर चार्ल्स मेटकॉफ। हमारे यहाँ पर सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी। पता है क्यों? फ्रेंड्स, वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 के जुडिशियल प्लान में इसे डाला था और इससे फिर उन्होंने 1774 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना की। ओके, तब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शुरू है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन इंक्लूड। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में क्या क्या सम्मिलित है, यह हमें देखना है। ऑप्शन है हमारे रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। संविधान, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना। एब्सोल्युटली सही है। टू डेवलपमेंट द साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक मनस्थिति का विकास करना। जी हाँ, ये भी होगा। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट, सरकार का सम्मान करना। और आखिरी है टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों की रक्षा करना। और यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 4। ओके, इसका मतलब ऑप्शन ए भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है और 4 भी करेक्ट है। ऑप्शन 3 गलत है और हमारा सही ऑप्शन है इस वजह से ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक ऑथ। भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है। पहले ऑप्शन में ये है कि भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को बनाए रखने के लिए वो शपथ लेता है। ऑप्शन बी में है भारत में संविधान के सत्यनिष्ठा का विश्वास रखने के लिए वो शपथ लेता है। ऑप्शन सी है देश के संविधान और कानूनों को बनाने के लिए वो शपथ लेता है। और हमारा आखिरी ऑप्शन है देश के संविधान और कानून को संरक्षित करने के लिए वो शपथ लेता है। ऑप्शन डी में सब कुछ इंक्लूड है और ये सही आंसर है, क्योंकि वो कानून को संरक्षित करने के लिए ही तो नहीं शपथ लेता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअल चैलेंज स्टूडेंट अलॉन्ग विथ नॉर्मल स्टूडेंट। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि यदि आपको सामान्य विद्यार्थी के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थी को भी पढ़ाने का अवसर मिलता है। ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास। तो आपको उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि नॉट गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजोरिटी में सफ़र, अतिरिक्त ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि अधिकांश को हानि उठानी पड़ सकती है। ये तो बिल्कुल भी गलत होगा। ऑप्शन बी है टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम, कक्षा में सहानुभूति से उसकी देखरेख करना, उससे तो वो ऑकवर्ड फील करेगा ना। नहीं, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सी है हमारा, यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इज़ हिज डेस्टिनी एंड हेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप सोचोगे कि अध्यापन उसका भाग्य नहीं है और इसीलिए आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल भी गलत। अब उसके भाग्य को क्यों कोसना, वो पहला ही दुखी है, उसे क्यों दर्द दे। अरेंज अ सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट अ पेस कॉन्वेंट टू हिम। उसे आगे बिठाने की व्यवस्था करे और सुविधाजनक गति से उसे पढ़ाने की कोशिश करे। एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, कोई भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे ही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट। निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। ऑप्शन बी है ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन सी है एम्बिग्यूटी यानी अस्पष्टता और ऑप्शन डी है वैलिडिटी यानी उसकी वैधता। यहाँ पर सबसे अलग ऑप्शन एक ही है, अस्पष्टता यानी एम्बिग्यूटी। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ प्रोजेक्ट एड। निम्नलिखित में से क्या प्रेक्षेपित साधन में नहीं आता है। प्रोजेक्ट एड में क्या नहीं आता है ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे ओवरहेड प्रोजेक्टर, एब्सोल्युटली खुद इसमें प्रोजेक्टर ऐड है। ऑप्शन बी ब्लैक बोर्ड, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ब्लैक बोर्ड कैसे आ सकता है प्रोजेक्टर में, ये कोई इसका साधन नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है एपिडिस्कोप यानी छाया क्षेपित्र, ये उसका साधन है। और आखिरी है स्लाइड प्रोजेक्टर, ज़रूर स्लाइड होती है प्रोजेक्टर में। ऑप्शन बी सिर्फ अलग है, ब्लैक बोर्ड नहीं आता और उसी वजह से हमारा यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है। अगर एक प्राध्यापक है और उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखना है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है यह हमें बताना है। ऑप्शन ए है राइटिंग फास्ट एंड एज क्लियरली एज पॉसिबल, उन्हें तेज़ी से लिखना चाहिए और स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। ऑप्शन बी है
राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट टू रीड इट। सबसे पहले उन्हें विषय वस्तु को लिख देना चाहिए और बाद में स्टूडेंट को उसके बारे में पूछना चाहिए। आस्किंग अ क्वेश्चन टू स्टूडेंट, राइटिंग द आंसर एज स्टेट बाय देम। सर्वप्रथम विद्यार्थी को प्रश्न पूछना और फिर उत्तर को बिल्कुल भी वैसे ही लिखना। ऑप्शन डी है राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज क्लियरली एज पॉसिबल। मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो स्पष्ट लिखना। यहाँ पर क्लियर कट आंसर आ जाता है हमारा डी, क्योंकि बिल्कुल भी सही ऑप्शन है ये। अब देखिए, हम सभी स्टूडेंट हैं, हम हमारे टीचर से यही एक्सेप्टेशन रखेंगे कि वो जल्द से लिखें, इम्पॉर्टेंट लिखें और स्पष्ट रूप से लिखें। राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज क्लियरली एज पॉसिबल। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और शी। एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह, ऑप्शन है हेल्प स्टूडेंट इन बिकम बेटर सिटीजन, विद्यार्थी को बेहतर नागरिक बनाने में वो मदद करता है तभी। ऑप्शन बी है इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट, विद्यार्थी को विषय का ज्ञान देना, ये तो उनका काम ही होता है। प्रिपेयर्स स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए वो तैयार करते हैं, ये भी उनका वर्क है। लेकिन इन सब रीज़न से वो सक्सेसफुल नहीं बन सकते। हमें ये चूज़ करना है कि वो सक्सेसफुल किस वजह से बन सकते हैं, राइट। अगला ऑप्शन है प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइजेशन मैनर्स, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। रियली बिल्कुल भी सही पॉइंट है। अगर वो उसकी बातों को अच्छी तरह से डेडिकेट कर सकता है, अच्छी तरीके से उसे स्टूडेंट के सामने ला सकता है, उस विषय वस्तु को रख सकता है, तो एब्सोल्युटली वो सक्सेसफुल ज़रूर बनेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स, अध्यापन के प्रति गद्यात्मक उपागम का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव, अध्यापन सशक्त तथा प्रभावशाली होना चाहिए। ऑप्शन बी टीचर्स शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक, अध्यापक को ऊर्जावान तथा गतिशील होना चाहिए। ऑप्शन सी है द टॉपिक ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनामिक, अध्यापन के प्रकरण स्थैतिक नहीं गतिशील होने चाहिए। जी नहीं, ये तीनों भी ऑप्शन गलत है। द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थॉट एक्टिविटीज़, ऑप्शन डी बिल्कुल भी करेक्ट, विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशंस इज, एक्शन रिसर्च क्रियात्मक शोध, एम्पेरिकल रिसर्च यानी अनुभविक शोध, ऑप्शन सी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च प्रत्ययात्मक शोध, और ऑप्शन डी है फंडामेंटल रिसर्च यानी मौलिक शोध। और यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए एक्शन रिसर्च। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू और मोर सक्सेसिव फुटनोट्स रेफर टू द सेम वर्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज यूज्ड, जब दो या ज़्यादा उत्तरोक्त फुटनोट्स एक ही कृति का संकेत देते हैं तो निम्नलिखित में से एक अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है। फुटनोट यानी किसी किताब का एक पन्ना या फिर पेज। ऑप्शन ए है IBID, ऑप्शन बी है ET.AL, ऑप्शन सी है OP.CIT, ऑप्शन डी है LOC.CIT। ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही है। देखिए इम्बिड यानी एज इट एज पेज नंबर कॉपीड, डायरेक्टली कोई पेज होता है जिसे हम कॉपीड कर सकते हैं, मतलब पेस्ट अगर करते हैं तो वो सेम पेज वहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा, वो पेस्ट वहाँ पर हो जाएगा। कंप्यूटर में ये यूज़ होती है और उसे कंप्यूटर भाषा में इम्बिड ही कहते हैं। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 years old आर टॉलर दैन 7 year olds, 9 वर्षीय बच्चा है जो 7 वर्ष बच्चों से लंबा होता है। 9 वर्ष का अगर बच्चा होगा तो वो 7 ईयर के बच्चे से तो बड़ा ही होगा। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेफर्स ड्रॉन फ्रॉम, ये एग्जाम्पल किस प्रकार का है, ये संदर्भ दिया गया है नीचे, इसमें से हमें करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। ऑप्शन ए है वर्टिकल स्टडी यानी ऊर्ध्वाकार अध्ययन, क्रॉस सेक्शनल स्टडी प्रतिनिधात्मक क्रॉस सेक्शनल अध्ययन, ऑप्शन सी है टाइम सीरीज स्टडी समय श्रेणी अध्ययन, ऑप्शन डी है एक्सपेरिमेंटल स्टडी यानी प्रयोगात्मक अध्ययन, और यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फ्रेंस आर मीन्ड, सम्मेलन किसके लिए होता है। एक से ज़्यादा लोग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मिलते हैं, बात करते हैं किसी टॉपिक पर। ऑप्शन है हमारे मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स, बहुलक्षांक समूह, ऑप्शन बी ग्रुप डिस्कशंस समूह चर्चाएं, ऑप्शन सी शो कैसिंग न्यू रिसर्च नवीन शोध प्रदर्शित करना, और ऑप्शन डी ऑल द अबव उपयुक्त सभी। इस वजह से यहाँ पर आंसर डी करेक्ट है, ऑल द अबव सभी आंसर सही है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स, कार्योत्तर शोध का अर्थ क्या होता है? द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंस, घटना के बाद शोध किया जाता है। ऑप्शन बी है, द रिसर्च इज कैरिड आउट प्रियर टू द इंसिडेंट, घटना के पूर्व शोध किया जाता है। द रिसर्च इज कैरिड आउट अलॉन्ग विथ हैपनिंग ऑफ एन इंसिडेंट, घटना के घटने के साथ साथ शोध किया जाता है। और हमारा लास्ट ऑप्शन है डी, द रिसर्च इज कैरिड आउट कीपिंग इन माइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इंसिडेंट, यानी घटना की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शोध किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल भी सही है, द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, यानी कि घटना के बाद शोध किया जाता है। पहले घटना होगी, बाद में शोध किया जाएगा। सीधा सीधा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड, शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करती है? ऑप्शन ए है ऑनेस्टी, ईमानदारी, सब्जेक्टिविटी यानी व्यक्तिपरकता। ऑप्शन सी है इंटेग्रिटी यानी न्यायनिष्ठता। ऑप्शन डी है ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता। और यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सब्जेक्टिविटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए 55 से 60 इतने क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पर पैराग्राफ मिला है और इसमें से ये क्वेश्चन है। पैराग्राफ को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पैराग्राफ पढ़ लिया है, इसमें सिर्फ क्या है ये मैं बताती हूँ। पूरा पैराग्राफ पढ़ना तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, आप पढ़ लेना। मैं सिर्फ क्वेश्चन को देखूंगी और इसमें के आंसर बता दूंगी। हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है, अ पर्सन गेट्स पावर, एक व्यक्ति शक्ति प्राप्त करता है, बाय एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान अर्जित करके, फ्रॉम द ऑफिशियल सिगरेट एक्ट 1923, ऑफिशियल एक्ट 1923 से। ऑप्शन सी है थ्रॉट ओपनिंग, ज़्यादा खुलापन लाने से। और ऑप्शन डी है बाय डेनिंग पब्लिक इन्फॉर्मेशन, यानी लोक सूचना मना करने से। और यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, बाय एक्वायरिंग नॉलेज। 56 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड टू, सूचना का अधिकार क्या करने के कारण मुख्य अग्र सोपान है? अनेबल सिटीजन टू पार्टिसिपेट फुली इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी नागरिकों को निर्णय लेने के प्रक्रिया में पूर्णतः भागीदारी करने के लिए योग्य बनाने में। ऑप्शन बी है टू मेक द पीपल अवेयर फ्रॉम द एक्ट, लोगों को एक्ट के बारे में अवेयर करने से। ऑप्शन सी है टू गेन नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का ज्ञान प्राप्त करने से। और ऑप्शन डी है टू मेक द पीपल गवर्नमेंट फ्रेंडली, सरकार के साथ लोगों को मित्रतापूर्वक बनाने के लिए। और यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, अनेबल सिटीजन टू पार्टिसिपेट फुली इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर कंसिडर्ड द बिल, प्रधानमंत्री ने विधेयक को क्या समझा? अब ये सभी आंसर मैं ऊपर के पैसेज से ही निकाल कर बता रही हूँ, आप पैसेज में देख लेना बाद में। टू प्रोवाइड पावर टू द सिविल सर्वेंट्स, लोक सेवकों को शक्ति प्रदान करेगा। एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट सिटीजन एंड फ्रेस रिजल्टिंग इन अ फ्रेंडली केयरिंग एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट, सरकार नागरिकों के अंतराफलक संबंधों को सुधारने का उपकरण जो कि मित्रवत देखभाल करने वाली तथा प्रभावपूर्ण सरकार लाएगा। ऑप्शन सी है अ ड्रैकोनाइन लॉ अगेंस्ट द ऑफिशियल्स, शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध क्रूर कानून के रूप में। टू चेक द हार्समेंट ऑफ द पीपल, यानी लोगों को परेशान करने से रोकता है। और यहाँ पर हमें हमारा सही आंसर मिल जाता है ऑप्शन बी। हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन है, द कमीशन मेड द बिल इफेक्टिवली बाय, आयोग ने विधेयक को कैसे प्रभावशाली बनाया? ऑप्शन है हमारे एक्सटेंडिंग पावर टू द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़। ऑप्शन बी है कंबाइनिंग द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर। ऑप्शन सी रिकॉग्नाइजिंग जुडिशियरी अ पॉइनियर इन इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट इन लेटर एंड स्पिरिट। और हमारा सबसे आखिरी ऑप्शन है डी, एजुकेटिंग द पीपल बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर कंसिडर्ड द बिल इनोवेटिंग एंड होप्ड दैट, यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन ए, इट कुड बी रिव्यूड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस गेन्ड ऑन इट्स फंक्शनिंग। ऑप्शन बी, द सिविल सर्वेंट्स would see the bill in a position spirit. Option C, it would not be considered as a draconian law for paralyzing government. ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव ये बिल्कुल भी सही आंसर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन है,
The transparency and public accountability is the responsibility of three organs of the state. These three organs are option A Lok Sabha, Rajya Sabha and Judiciary, option B Lok Sabha, Rajya Sabha and Executive, ऑप्शन सी जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, कमीशन और हमारा ऑप्शन डी है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही आंसर है। और इसी के साथ हमारा यूजीसी नेट 2012 जून का पेपर 1 कंप्लीट हो जाता है। कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। सच में अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती होंगी, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिस वजह से जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। आई नीड योर हेल्प। दोस्तों फिर मिलेंगे जून 2012 दिसंबर के पेपर 1 के सेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।